तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। आपके दो बुक हैं। पहला है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आप दुनिया के सबसे बड़े देश सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की कहानी को समझोगे कि किस प्रकार से एक ऐसा देश जो कि प्लूटो से भी बड़ा था क्षेत्रफल में, वो 15 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले आपको कोल्ड वॉर की कहानी पता होनी चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने कोल्ड वॉर चैप्टर को डिलीट कर दिया है, बट बिना आप कोल्ड वॉर को समझे हुए इंड ऑफ बाइपोलैरिटी को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते हो। तो बेहतर होगा कि आप कोल्ड वॉर एरा चैप्टर भी पढ़ लो पुराने एनसीईआरटी बुक को रेफर करके। कोल्ड वॉर दरअसल वर्ल्ड वॉर टू 1945 में जब खत्म हुआ था उसके बाद की लड़ाई है। दुनिया दरअसल दो कैंप्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक कैंप था यूएस का और दूसरा यूएसएसआर का, और जिसने 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है उसको पूरा कवर किया। और अल्टीमेटली 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये लड़ाई खत्म होती। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, दैट इज कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि 20th सेंचुरी का ख़त्म होने के साथ साथ और 21st सेंचुरी के उदय के साथ बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स ऑफ पावर भी इमर्ज होते हैं दुनिया के अफेयर्स में, जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, चाइना एट्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सारे सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर में बढ़ेंगे साउथ एशिया की तरफ। इस चैप्टर में हम लोग कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को समझेंगे। साउथ एशिया 7 देशों से मिला हुआ एक रीजन है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश आते हैं। तो इन देशों में किस प्रकार से डेमोक्रेसी, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप का पूरा सिस्टम रहा है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे विश्व की पंचायत के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें बेसिकली आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में समझना है कि किस प्रकार से 1945 में एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा रखी जाती है जिसका मेन मोटो था दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस को दोबारा ना क्रिएट होने देना। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप यूनाइटेड नेशंस और उसके जो अलाइड एजेंसीज हैं इसके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में सिक्योरिटी के कंसेप्ट को समझेंगे, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, या फिर जो न्यू सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और अगले चैप्टर में हम लोग एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से रिसोर्सेज पर जो क्लेम होता है दुनिया के अलग अलग देशों का, वो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का भी मुद्दा बन के उभरता है। उसके बाद सबसे अंतिम चैप्टर इस बुक का, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, या फिर ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया भर के अफेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे बुक के से, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरी बताई गई है भारत की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक के समय के बारे में कहानी। पहला चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज़ादी के समय पार्टीशन के कारण हम लोग को कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ी, किस प्रकार से जो देसी रियासतें थी उनको भारत में एकीकृत किया गया, इसके बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि पहले 3 आम चुनाव 1952, 1957, 1962 में किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में परचम लहराती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती। सेंटर में तो बना ही था, लगभग लगभग सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे कि राजनीति से इतर जो अर्थव्यवस्था का रूप होना चाहिए वो किस प्रकार से हो,
इस पर जो पॉलिटिकल डिबेट था, क्या एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया जाए, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत चीन युद्ध के बारे में समझेंगे, भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में भी जिक्र करेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग चौथे आम चुनाव से आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जिसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि 1967 के बाद के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति रही, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी और देश का नेतृत्व किया। अगले चैप्टर में हम लोग 1975 के इमरजेंसी के बारे में समझेंगे, जो एक काला धब्बा हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगा था, और उस 1975 के आपातकाल के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हुई थी, भारत में वापस से किस प्रकार लोकतंत्र को बहाल किया गया। ये हम लोग द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और 1980 के दशक में आएंगे। पंजाब, कश्मीर, असम, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे जो भी राजनीतिक उठापटक हो रहे थे उसके बारे में समझेंगे। रीजनल एस्पिरेशंस चैप्टर, वो एक ऐसा दौर जब भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो कि भारत से अलग होने की बात कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक गुट थे जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। किस प्रकार से भारत ने उन चुनौतियों का सामना किया और एकीकृत करके अलग अलग राज्यों को अपने अंदर में समाहित करके रखने में सफल रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आखिरी चैप्टर पे आएंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। 1990 के दशक के बाद भारत में किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति हुई, कोई भी एक पार्टी भारत में बहुमत लाने में असफल रहती थी, और 1989 के चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक भारत में कोई भी एक पार्टी सरकार बनाने में नाकामयाब रही और उनको गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सारे विषयों की बात करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक उठापटक चलता रहा, किस प्रकार से जो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है वो सस्टेन कर पा रही थी या सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और फिर 2014 के बाद वापस से एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट पावर में आती है। तो इस चैप्टर में उसी कहानी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक पूरा पूरा स्टोरी, एक पूरी पूरी जर्नी के बारे में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से रही है भारत देश में। अब बात करते हैं कि इनको पढ़ना कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको फॉलो करना है ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज़ को। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उसके सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ब्लेड लर्नर पर अवेलेबल नोट्स को रेफर कर सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है, और उन वीडियोस और नोट्स के साथ आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो बेस्ट वीडियोस और बेस्ट मटेरियल के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्लेड लर्नर के निंजा कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहते हैं, विद लाइव क्लासेस, नोट्स, मटेरियल, बाई वीकली टेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। और शुरू करते हैं इस सेशन को। और जो भी 2024-25 के नए स्टूडेंट्स हैं, अपने नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कहाँ कहाँ से आप लोग हो, और इस जर्नी को हम लोग साथ में मिलकर तय करेंगे और बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।